Namaskar. Through today's video lecture, we shall try to understand how to minimize the tax liability by applying the provision of income from house property hit. इससे पहले वाले वीडियो के अंदर भी हमने इसी बारे में बात की थी और उसमें हमने 2 पॉइंट कवर किए थे कि यदि एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो हमें किसको एसओपी मानना चाहिए और किसको डिम टू लेट आउट मानना चाहिए सो दैट आवर टैक्स लायबिलिटी शुड बी मिनिमाइज्ड. वी हैव डिस्कस्ड इन फुल लेंथ एंड वी आल्सो डिस्कस अ केस स्टडी. इन दैट केस स्टडी 4 houses were given and out of 4 we have to decide which one is to be self occupied and other would be deemed to be let out. So there 4 options have been discussed at the great length. But now, and the second point we have discussed in the previous video about the dimmed ownership, how to avoid the dimmed ownership provision under section 27 and how to avoid section 64 and how we can minimize our tax liability through the house property head we have discussed. But today we will discuss about one more point, and today we will discuss about हाउस हमें बाय करना चाहिए या किराए पर लेना चाहिए. ये ऑप्शन हमें बहुत सी बार प्रॉब्लम आती है, बाइंग हाउस वर्सेस रेंटिंग. तो बाइंग हाउस इज अ बेटर ऑप्शन देन रेंटिंग. ये हमें डिसाइड करना है कि मकान को परचेज करना चाहिए या किराए पर लेना चाहिए. यहां पर हम थोड़ा फंडामेंटल बात आपसे करना चाहेंगे. व्हेन द हाउस इज बीइंग बॉट तो आपको कैश इनफ्लो चाहिए. तो ये जो निर्णय लेते इसमें आपको एक फैक्टर आपको दिमाग में जो रखना होगा वो है कैश फ्लो का. इफ यू हैव ए सफिशिएंट कैश फ्लो, यदि आपके पास पर्याप्त पैसा है तो जो मैं बता रहा हूं वो सत्य है. यानी वन कंडीशन इज देयर, वन एजम्पशन इज देयर, यू हैव अ गुड एनफ मनी फॉर द कैश फ्लो एंड यू कैन मैनेज फ्रॉम योर मंथली इनकम, you can manage the loan amount from through your monthly income. ये मान के चलते हैं तो उस केस में हम कहते हैं बाइंग हाउस इज अ बेटर ऑप्शन देन रेंटिंग. ऐसा क्यों है? उसके पीछे 3 कारण में हम सजेस्ट करते हैं. एक तो कारण है सेक्शन 24B, एक कारण है सेक्शन 80C और एक कारण है सेक्शन 80EE. यानी मकान जब आप खरीदते हैं, बाइंग हाउस मकान खरीदते हैं तो आपको 3 तरह का बेनिफिट मिलता है जो किराए के मकान में नहीं मिलता है. यदि आप रेंट पर लेते हैं तो रेंट, यदि आप सैलरी पर्सन है तो आपको एचआरए के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा. लेकिन एचआरए के अंदर डिडक्शन लेने के लिए जरूरी है कि ये जो किराया आप पे कर रहे हैं वो किराया आपकी सैलरी का कम से कम 10% होना चाहिए. यानी जो रेंट पेड है वो रेंट पेड सैलरी का 10%, सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए दोनों मिलाकर का 10% से ज्यादा होना चाहिए. यदि इससे कम है तो कोई एचआरए में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. एंटायर एचआरए वुड बी टैक्सेबल. जैसे मान लीजिए मेरी इनकम 1 लाख रुपया है, सैलरी इनकम 1 लाख है और मेरा 10% का आता है 10,000 रुपए, और यदि मैं रेंट में 9,000 पे करता हूं तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एचआरए के अंदर प्रोविजन है सेक्शन 1013A के अंदर रेंट पेड माइनस 10% सैलरी करना पड़ता है. तो रेंट पेड इज लेस देन 10% सैलरी तो नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव आती है आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. तो एचआरए के अंदर 2 बातें अक्सर हमसे पूछते हैं लोग कि भाई इसका एग्जम्पशन कब मिलेगा. तो एग्जम्पशन लेने के लिए जरूरी है पहली कंडीशन कि एक्चुअल सैलरी का 10% से ज्यादा आप क्या करो, रेंट पे करो. नंबर 2, आप चाहते हैं कि मेरा पूरा का पूरा एचआरए एग्जम्प्ट हो जाए जितना एचआरए मुझे मिल रहा है, तो उस केस में जरूरी है कि जो किराया आप पे कर रहे हैं वो आपकी सैलरी का 10% प्लस एक्चुअल एचआरए जो मिल रहा है दोनों मिला दीजिए. सैलरी का 10% प्लस एक्चुअल एचआरए जो आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है जोड़ दीजिए. उतने बराबर का अमाउंट क्या यदि आप मकान किराए पर लेते हैं तो एंटायर एचआरए वुड बी एग्जम्प्टेड, पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा. तो ये तो एचआरए का प्रोविजन है. लेकिन यह हम बात कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी की, तो हमें मकान परचेज करना चाहिए या हमें किराए पर लेना चाहिए. तो ये ऑप्शन आपको देखना है. तो आपको मकान खरीद लेना चाहिए इफ यू हैव ए सफिशिएंट कैश फ्लो. इसका रीजन है कि सेक्शन 24B में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है. हमने प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैक्सिमम आपकी लिमिट 2 लाख रुपए तक होगी. तो सेक्शन 24 में आपकी इनकम मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, नेगेटिव 2 लाख रुपए तक चली जाएगी. तो सेक्शन 24 में आपको एग्जम्प्ट मिलेगा.
क्यों? मकान खरीद लीजिए, मकान लोन लीजिए, मान लीजिए 50 लाख का मकान है, 10 लाख रुपए आपने लगा दिया, 40 लाख रुपए का आपने बॉन्ड्स लोन ले लिया और 40 लाख का लोन लिया और 8% इंटरेस्ट है, तो 8 चौक 32, 3,20,000 का ब्याज बनता है। तो 3,20 में से मैक्सिमम आपको 2 लाख का एग्जीबिशन मिलेगा। तो यहां पर भी ध्यान रहे, आइडल होम लोन कितना होता है, उतना ही होम लोन लीजिए जिसमें आपकी टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 2 लाख से ज्यादा नहीं हो। यानी जो आप ईएमआई पे करते हैं उस ईएमआई के 2 पार्ट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट 2 लाख रुपए तक हो इतना लोन लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं 40 लाख का लोन लेता हूं, 9% है, तो 9 चौक 3,60,000, तो ये हो गया, ज्यादा हो गया। तो उस केस में आपको थोड़ा अमाउंट कम लेना चाहिए। तो लगभग यदि हम मोटे मोटे तरफ बात करें तो 15 साल का लोन आइडल माना जाता है, 20 और 25 साल का आइडल नहीं माना जाता है कि उसमें कैश फ्लो आपका ज्यादा होगा और आपको नुकसान होगा। और दूसरी बात, मैक्सिमम अमाउंट उतना ही लोन लेना चाहिए जितना आपके 2 लाख की लिमिट के अंदर आ रहा है। तो एक तो सेक्शन 24B में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, दूसरा 80C के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट का एग्जम्पशन मिलेगा। अभी उन्हें बताया कि आपने जो ईएमआई पे किए, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपने पे, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपने पे किए, उसके 2 कंपोनेंट हुए, एक तो वह इंटरेस्ट का कंपोनेंट और एक और प्रिंसिपल अमाउंट। जो इंटरेस्ट का अमाउंट तो सेक्शन 24 में भी रिडक्शन मिल गया और प्रिंसिपल अमाउंट का मिलेगा 80C के अंदर और मैक्सिमम रिडक्शन मिलता है 1,50,000 रुपए का। अब आप थोड़ा सोचिए, 2 लाख रुपए का एग्जम्पशन आपको मिलता है तो आपकी सैलरी की इनकम या बिजनेस की इनकम या कैपिटल गेन इनकम 2 लाख से एकदम रिड्यूस हो जाएगी। और यदि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, यानी आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो आपको 30%, यानी 2 लाख का 20% होता है 60,000 रुपए, 60,000 का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, टैक्स कम लगेगा। प्लस 1,50,000 इधर तो 45,000 का ये, तो 3.5 लाख रुपए का डिडक्शन आपको मिल रहा है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, ये अमाउंट आपको बच रहा है। देखिए जैसे 2 लाख का है, 2 लाख तो हो गया 30% और 1.5 लाख है, तो 4.5 लाख रुपए हो गए आपके, 4.5 लाख रुपए। और 4.5 लाख का 30% ये, और मान लिया 20% ब्रैकेट में आ रहे हैं तो 90,000 रुपए होते हैं, और 30% में जा रहे हैं 1,35,000 रुपए का आपको टैक्स कम मिलता है। साल का 1,35,000 आपका टैक्स कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 1,35,000 डिवाइड बाई आप 12 करिए, 1,35,000 डिवाइड बाई 12, इट कम्स 11,250 रुपए में एक महीने का हुआ बेनिफिट। और यदि आपने किराया 15,000 भी पे किया तो 11,000 की छूट तो वैसे ही मिल गई आपको। दूसरी बात, हाउस की हिडन वैल्यू भी बढ़ती है। आपकी जो प्रॉपर्टी आपने परचेस की है उसकी प्रॉपर्टी डाउन वैल्यू नहीं होगी, हाउस की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो हाउस एप्रिसिएशन का बेनिफिट हो रहा है, टैक्स का बेनिफिट हो रहा है, कैश इनफ्लो। बस यहां ये ध्यान रखना होगा कि किस्त आपको पे करनी होगी और जो किस्त आप पे कर रहे हैं उतना कैश इनफ्लो आपके पास होना चाहिए। आपकी सैलरी का, मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम 60,000 रुपए है, तो हम मानते हैं कि इसकी 40 या 45 और 50% मैक्सिमम तक आपका ईएमआई से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इतना यदि आप पे करने की पोजीशन में है तो डेफिनेटली यू शुड बाय द हाउस। एक और प्रोविजन है सेक्शन 80EE, 80EE एक सेक्शन और गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। जो फर्स्ट टाइम मकान परचेज कर रहे हैं, होम बायर हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, यहां कुछ कंडीशंस हैं, तो उनको इनके अलावा, इन दोनों सेक्शन के अलावा एडिशनल डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80EE के अंदर। ए में क्या है, फर्स्ट टाइम होम बायर होना चाहिए, यानी आपने पहली बार आप मकान परचेज कर रहे हैं। दूसरी बात, द स्टाम्प वैल्यूएशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45 लाख, यानी जो मकान आप खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट 45 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। स्टाम्प वैल्यूएशन मतलब जिस अमाउंट पर रजिस्ट्री आप कर रहे हैं, रजिस्टर्ड अमाउंट 45 लाख रुपए से कम होना चाहिए, तो आपको 80EE में मिलेगा। और तीसरा, जो मकान आप खरीदते हैं उसका कॉर्पोरेट एरिया मेट्रो सिटी में है तो 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 60 स्क्वायर मीटर का मतलब हो गया 645 स्क्वायर फीट। और यदि नॉन मेट्रो में है तो 90 स्क्वायर मीटर है, और 90 मीटर का हो गया 968 स्क्वायर फीट। यानी आपका कॉर्पोरेट एरिया 968 या फिर 645 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि मेट्रो सिटी में है तो 645 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और नॉन मेट्रो सिटी में है तो 968 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस केस में 80EE के अंदर आपको एग्जम्पशन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, इन एडिशन टू सेक्शन 24B एंड 80C। तो आपको 1.5 लाख एग्जम्पशन और इधर मिल गया, और मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख रुपए का। एडिशनल जो मिलता है वो मिलता है 1.5 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलता है। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट टाइम होम बायर होना चाहिए,
Number 2, the cost of house should be less than 45 lakh. And number 3, the carpet area should not exceed by 60 square meter in metro city and 90 square meter in non-metro city. If these conditions are satisfied, the additional 1,50,000 shall be applicable to the SSC. तो आपको इस तरह का, तो इसलिए हम कहते हैं बाइंग हाउस इज बेटर ऑप्शन देन रेंटिंग. किराए से मकान लेने की बजाय मकान हमें परचेज कर लेना चाहिए. परचेज करने से आपको इस तरह का एग्जम्पशन मिलेगा. और बेनिफिट बताएं आपको इसके बारे में. देखिए, ये 3 सेक्शन का बेनिफिट तो हो गया. अब मान लीजिए उसको ज्वाइंट ओनरशिप में परचेज कर लिया. ज्वाइंट ओनर यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर के दोनों के नाम से मकान परचेज कर लिया. तो उस केस में ध्यान रखिए, ये डिडक्शन जो मिलता है 2 लाख रुपए का और ये जो 1,50,000 का, वो डिडक्शन इंडिविजुअल पर्सन को मिलता है. इसलिए 2-2 लाख दोनों को मिलेगा, यानी 4 लाख का एग्जम्पशन मिल जाएगा यदि वो ज्वाइंट ओनर है. तो इनके ज्वाइंट ओनर के केस में डबल बेनिफिट मिल रहा है. लेकिन 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए. मकान की रजिस्ट्री, मकान की ओनरशिप को ओनरशिप होनी चाहिए, यानी दोनों मालिक होने चाहिए. रजिस्ट्री में दोनों का नाम होना चाहिए. और सेकंड, whenever loan has been taken, तो both should be co-borrower, यानी दोनों के नाम से लोन लेना चाहिए. ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो दोनों का एग्जम्पशन मिलेगा. तो यदि तो 2 लाख का एग्जम्पशन इधर, 2 इधर, 1.5 इधर, 1.5 इधर और 1.5 इधर, 1.5 तो 1.5 3 और 2 5 और 5 का डबल कर दीजिए, 10 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा. तो 2 और 5 लाख का इधर हो रहा है. 5 लाख का 30% होता है 1.5 लाख रुपए का टैक्स बच रहा है आपका, इफ यू आर कमिंग टैक्स ब्रैकेट. और डबल कर दे 10 लाख तो 3 लाख का टैक्स बचेगा आपको. तो ये 2 तरह का बेनिफिट आपको हो रहा है. तो बाइंग हाउस इज बेटर देन रेंटिंग हाउस, इज द बेस्ट ऑप्शन. तो जॉइंट ओनरशिप में ध्यान रखें. और एक और बात आप ध्यान रखें, तो इस में आपको ये प्रोविजन समझ में आ गया होगा कि हमें हाउस को परचेज करना चाहिए या किराए पर रहना चाहिए. तो जो बेनिफिशियल आपके सामने है वो हमने तीनों सेक्शन के कॉरस्पॉन्डेंस हमने बताया. दिस इज द टैक्स प्लानिंग. लेकिन कंडीशन यही है कि नेगेटिव पॉइंट जो है इसमें के लिए एक ही पॉइंट है कि कैश आउटफ्लो जो है वो मैनेज करने वाली बात है. क्योंकि किस्त आएगी महीने की, वो आपको पे करनी होगी, वो आपको अरेंज करनी होगी. यदि वो अरेंज कर सकते हैं तो इसमें कोई लॉस नहीं है, विन विन सिचुएशन है. या और आइडल लोन लेना चाहिए. 15 साल का लोन आइडल मानते हैं और 25-30 लाख रुपए के आसपास इंडिविजुअल है और डबल है तो आप डबल कर दीजिए. इतना अमाउंट आप ले सकते हैं और इससे आपको हाउस आपके लिए बेहतर रहेगा. हाउस की वैल्यू भी बढ़ती है, हाउस की वैल्यू डाउन नहीं होती है. तो हिडन बेनिफिट आपको मिलता है. तो ये डेफिनेटली बाइंग हाउस इज अ बेटर ऑप्शन देन रेंटिंग हाउस. इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, समटाइम्स सम प्रॉपर्टी डीलर्स आर केप्ट हाउसेज और फ्लैट्स एज ए इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड में रखते हैं. या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका काम ही यही है कि इनको किराए पर उठाकर बिजनेस करना. तो यहाँ क्वेश्चन रेज होता है, ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दें आपको. क्वेश्चन रेज होता है कि क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा या हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा. तो पहला केस देखिए, कोई बिल्डर है और वो उसके बाद 1000 फ्लैट हैं और ऑल द 1000 फ्लैट्स आर लाइंग एज स्टॉक इन ट्रेड रखे हुए हैं. तो भी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में नहीं जाएगा. वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगा, डिम टू लेट आउट माना जाएगा और उसको किराया देना होगा. 1000 फ्लैट बना दिए, नहीं बेचे हैं, उसके स्वामित्व में है, ऑनरशिप में, वो स्टॉक इन ट्रेड में पड़े हुए हैं, वो बिजनेस का पार्ट है. ऑल द बिजनेस पार्ट इज देयर, बट बिजनेस इनकम तो उसकी है ही है, मकान बेचने खरीदने वाली इनकम तो है ही है. लेकिन यदि खाली पड़े हुए हैं तो डिम टू लेट आउट माना जाएगा और उसको टैक्स देना होगा. और दूसरा पॉइंट, यदि उसका बिजनेस ही यही है कि किराए पर उठाएं और किराए पर लें तो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगा, अलग हेड में उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा. या इस बात का ध्यान रखें. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. और दूसरी में एक और पॉइंट आप ध्यान रखें कि इसमें 2 लाख रुपए तक का सेट ऑफ हम कर सकते हैं, 8 साल तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं. यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड की यदि नेगेटिव इनकम आती है तो 2 लाख रुपए तक का नेगेटिव इनकम आप दूसरी इनकम से पूरा कर पाएंगे. फिर यदि बचता है तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे. जैसे हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. तो यदि आपने ज्यादा लोन भी ले लिया, ज्यादा इंटरेस्ट भी आ गया तो उसमें कुछ केस में क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि सेक्शन 24 मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए की दे रखी है. लेकिन इंडिविजुअल दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ फिनांस ले लेंगे तो 2-2 लाख दोनों को बेनिफिट मिल जाएगा. और उस केस में आपको 2 लाख हस्बैंड भी सेट ऑफ कर पाएगा और 2 लाख वाइफ भी सेट ऑफ कर पाएगी. तो दोनों के केस में 4 लाख का बेनिफिट होगा. तो इस तरह से आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं. तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आपको
मैंने 4 पॉइंट बिल्कुल क्लियर समझा दिए। एक तो मैंने सेक्शन 27 के बारे में बताया कि डिम्ड ओनरशिप को कैसे अवॉइड करके हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। दूसरा, एक से ज्यादा रहने का मकान है, एसओपी है, तो उस केस में हम कैसे टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। और तीसरा, हमें मकान को परचेज करना चाहिए या रेंटिंग करना चाहिए, दोनों को हमें डिसाइड करना है। वो आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें खरीदना इज बेटर ऑप्शन। तो हम यही कहेंगे बाइंग हाउस इज बेटर ऑप्शन देन रेंटिंग। इसके पीछे 3 लॉजिक हमने बताया, सेक्शन 24B, सेक्शन 80C और 80EE। और तीसरा हमने आपको बताया, इसमें जॉइंट ओनरशिप में डबल बेनिफिट आपको ले सकते हैं। और फिर यदि हाउस इसमें रखा हुआ है, क्या कहते हैं, स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखा हुआ है, तो उस केस में भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो ये हाउस प्रॉपर्टी हेड के थ्रू आप कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। दिस इज द एंटायर प्रोविजंस आई शेल ट्राई टू कवर। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने कवर करने की कोशिश की। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन योर एक्चुअल लाइफ एंड you can reduce your tax liability. Thank you very much.